Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the heart sound. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की और पर्टिकुलरली ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्डियक आउटपुट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपके नॉलेज के लिए एज वेल एज आपके एग्ज़ाम पर्पस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. कई बार 10 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 15 मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन कार्डियक आउटपुट एज वेल एज दी फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं इस कार्डियक आउटपुट को. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. जैसे कि पहले ना इसका वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कार्डियक का मतलब हमें पता है, कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट. और आउटपुट, तो इससे बस ये आउट निकाल लो. आउट क्या, जो वो आउट हो गया, वैसे नहीं कि क्रिकेट खेल रहा है आउट. आउट एक वो होता है ना कि हम बोलते हैं यार कि जब भी हम बाहर होते हैं सो आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं बाहर हूँ. तो आउट का मतलब एक टाइप से बाहर. वो जो क्रिकेट में आउट होता है उसका यही मतलब होता है ना कि अब आप बैटिंग से बाहर हो, अब आपको बैटिंग नहीं मिल रही. सेम एस बाहर मीन्स हार्ट से कोई चीज़ बाहर जाएगी, उसी को हम बोल रहे हैं कार्डियक आउटपुट. तो अब सिंपल सी बात है, हार्ट से पानी तो बाहर निकलेगा नहीं. हार्ट का एक्शन हमें पता है दैट इज पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. और क्या पंप करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड. मीन्स इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल्स. आपके हर एक वेंट्रिकल से, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करते हैं. लेकिन मेनली जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल. मेनली हम उसी को रेफर्स करते हैं, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है. और लेफ्ट वेंट्रिकल हम देख चुके हैं, इससे निकलता है आयोटा जो कि बाद में असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा में कन्वर्ट होता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है. तो मेनली हम इसी को रेफर्स करते हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out from left ventricle through aorta throughout the body, it called as cardiac output. आगे देखें तो हम इसे 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इट इज एक्सप्रेस इन 3 वेज. सबसे पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम. अब देखो ये जो तीनों ही रहेंगे ना, चाहे स्ट्रोक वॉल्यूम हो या फिर हमारा माइनेट वॉल्यूम हो या फिर कार्डियक इंडेक्स हो, तीनों में एक चीज कॉमन रहेगी कि जो है ना इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा, पंपिंग ऑफ ब्लड होगी, कि हर बार हार्ट से ब्लड पंप होगा, वेंट्रिकल से पंप होगा. बस ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चेंज है ना, हम अलग अलग ड्यूरेशन देखेंगे. तो स्ट्रोक वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट. फिर से है वही कि जो आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम में, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, यानी कि हर एक हार्ट बीट में. जो होती है ना आपकी 1 मिनट में 72, उसमें से हम हर एक हार्ट बीट की बात कर रहे हैं कि हर एक हार्ट बीट में आपका हार्ट, या फिर हम स्पेशली बात करें तो आपके वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर रहे हैं. इसके बाद आगे देखें तो इसका एक फॉर्मूला भी है. स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. तो आप लोग बोलेंगे भैया पहले तो यही बता दो. तो इन चीज़ों को हमने कवर किया था कार्डियक साइकिल में. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि बट का नाम ही इंडिकेट कर रहा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक फेज होता है हमारे कार्डियक साइकिल का, उसी के एंड में पर्टिकुलरली वेंट्रिकल्स में, ईच वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल वैल्यू हमने देखी थी 80. हालांकि ये वेरीज कर सकता है. इसके साथ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स ब्लड का ऐसा वॉल्यूम विच इज प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसकी जो हमने वैल्यू देखी थी दैट इज 150 मिलीलीटर. तो सिंपल सी बात है, इससे हमें इसको माइनस करना है. 150 से 80 को माइनस करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 70 मिलीलीटर. सो इट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज माइनेट वॉल्यूम. इससे मिनट को निकाल लो सीधा सा. मीन्स ऐसा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा जो कि आपके वेंट्रिकल से पंप होगा ड्यूरिंग ईच मिनट. सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट. तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें नॉर्मली पता है कि भाई 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार धड़क रहा. मीन्स द नॉर्मल हार्ट रेट इज 72, और हर एक हार्ट रेट में जो ब्लड का अमाउंट पंप हो रहा दैट इज 70 मिलीलीटर, जिसे हमने बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम.
तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को, तो सिंपल सी बात है हमें माइनेट वॉल्यूम की वैल्यू पता चल जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, और यही इसका जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मल हार्ट रेट क्या है 72 बीट पर मिनट, और पर्टिकुलरली स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू अभी हमने देखी थी 70 मिलीलीटर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नॉर्मली है ना ऑलमोस्ट जो इसकी वैल्यू रहती है दैट इज 5 लीटर। अब बोलोगे भाई इतना सारा मल्टीप्लाई और लीटर, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मिलीलीटर की बात कर रहे थे है ना। तो अगर इसको इंटू करोगे तो ऑलमोस्ट आपका आता है 5000 मिलीलीटर, उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट। ये होती है वैल्यू ऑफ माइनेट वॉल्यूम। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कार्डियक इंडेक्स, और कार्डियक इंडेक्स को बहुत ही इजीली समझ लो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कार्डियक आउटपुट एज वेल एज बॉडी स्किन सरफेस एरिया। अब जो नॉर्मली कार्डियक आउटपुट है ना हम इसी को लेके चलते हैं 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट, और बॉडी स्किन सरफेस एरिया की अगर हम बात करें ना तो इसको हम लेके चलते हैं 1.5 मीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट इतना हम लेके चलते हैं है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दो, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, हमारा बॉडी स्किन सरफेस एरिया 1.5 स्क्वायर मीटर हो गया। यहाँ से इन दोनों को आप निकालोगे तो जो नॉर्मल वैल्यू आती है दैट इज 2.6 लीटर पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ कार्डियक इंडेक्स। तो इस तरीके से हम कार्डियक आउटपुट को 3 बेस में एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। दूसरा हमने देखा था माइनेट वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच मिनट, और कार्डियक इंडेक्स सीधा सीधा है हमारा रेशियो ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड बॉडी स्किन सरफेस एरिया। अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ कार्डियक आउटपुट को, कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि इसे अफेक्ट करते हैं। मेनली हमारे पास 4 फैक्टर रहेंगे जो कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। सबसे पहला है हमारा वीनस रिटर्न, इसके अलावा हम देखेंगे हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वीनस रिटर्न, और हम इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बट का देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा, वीनस एंड रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या, हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं ना कि भाई ये मेरा रिटर्न कर दो, दोस्तों को तो धार दे दो तो फिर वो रिटर्न मिलना ही नहीं है, बस लगे रहो, ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं। तो वो रिटर्न का मीन्स वापस आना। तो एक्चुअल में क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच रिटर्न्स टू हार्ट, क्योंकि हार्ट का एक्शन है पंपिंग एक्शन करना। भाई कार्डियक आउटपुट क्या है, जो ब्लड पंप हो रहा, मेनली उसमें भी हमने किससे देखा था, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू पंप हुआ वो हमारी पूरी बॉडी में पंप होगा। उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी सेल टिश्यू यूज करेंगी। देन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, आपके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में रिटर्न होता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था है ना, आपके राइट एट्रियम में। तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं वीनस रिटर्न, और राइट एट्रियम से वो जा रहा था राइट वेंट्रिकल में, फिर वो गया था लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स से वो हुआ था प्यूरिफाई मीन्स डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड, और आया था आपके लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वही जाता है पंप होके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। मीन्स वही ब्लड रिटर्न हो रहा, और किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और फिर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो इसे हमने नाम दे दिया वीनस रिटर्न। So it is defined as the amount of blood returned to heart from different part of body through superior vena cava and inferior vena cava। तो इसको आप सिंपली बोल सकते हो इनपुट। जैसे कार्डियक आउटपुट क्या, आउटपुट है जो ब्लड पंप हो रहा हार्ट के थ्रू, तो ये हो गया इनपुट जो हार्ट में आ रहा। तो सिंपल सी बात है, इनपुट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ही ज्यादा होगा। अब बोलोगे भाई ऐसे समझाओ, देखो बहुत ही अच्छा और एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हमने कैलकुलेटर में टाइप किया 2 + 3, ये है इनपुट। जब कैलकुलेटर इसका आंसर देगा 5 तो ये है आउटपुट। अब अगर हम इस इनपुट को बढ़ा दें, हम यहां पर कर दें 5 + 5, आंसर कितना देगा कैलकुलेटर 10। मीन्स जैसे ही हमने इनपुट इंक्रीज किया आउटपुट अपने आप इंक्रीज हो रहा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट।
मीन्स जब भी आप इनपुट को मीन्स वीनस रिटर्न को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे कार्डियक आउटपुट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। वीनस रिटर्न को जितना ज़्यादा डिक्रीज करोगे कार्डियक आउटपुट उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। इसके साथ आगे देखें तो ये जो वीनस रिटर्न खुद है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेनली हम 4 फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है रेस्पिरेटरी पंप। अब बट को ही तोड़ लो, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है रेस्पिरेटरी पंप। ये होती है आपकी एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं। वैसे ये जो सारी टर्म है ना, रेस्पिरेशन खुद जो चैप्टर है, ये हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बाद ना यही सिस्टम हमें कवर करना है। तब मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है रेस्पिरेशन, कितने फेजेस हैं, कितने टाइप हैं, सारी चीज़ें। तो ये अभी सिर्फ ये समझ लो कि रेस्पिरेटरी पंप एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है जो आपके वीनस रिटर्न में हेल्प करती है, वीनस रिटर्न को इंक्रीज करती है ना। बहुत ही इजीली समझते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ में हेल्प करेगी। सबसे पहले कोई एक पर्सन है, उसने किया इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या, एयर को अंदर लेना, है ना। रेस्पिरेशन के 2 फेज होते हैं, इंस्पिरेशन या फिर इंस्पायरेशन जिसमें एयर पर्सन अंदर लेता है, एंड एक्सपायरेशन जिसमें एयर जो है ना बॉडी से बाहर जाती है। तो किसी पर्सन ने इस तरीके से इंस्पिरेशन किया, मीन्स सांस को अंदर लिया। अब आप खुद भी करके देखना, जैसे ही आप एयर को अंदर करते हो एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक केज, जो आपकी थोरेसिक कैविटी है ना, देखना आप इंस्पिरेशन करोगे थोरेसिक केज में एक्सपांशन होगा, और जैसे ही एक्सपांशन हुआ जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है इट बिकम मोर नेगेटिव। अब ये पर्टिकुलरली थोरेसिक केज, इंस्पिरेशन, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये सब वहां पर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप समझते चलो कि इंस्पिरेशन हुआ, थोरेसिक केज का एक्सपांशन हो रहा है, जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हुआ, और ये रिजल्ट करता है इंक्रीज डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, वही तो वीनस रिटर्न है। मैंने बताया ना कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, तो इसका डायमीटर इंक्रीज हुआ, मीन्स वीनस रिटर्न इंक्रीज हुआ इस तरीके से। और वीनस रिटर्न इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ये तो एक मैकेनिज्म था। एक मैकेनिज्म और इसी का रहेगा जिसके थ्रू आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। जब पर्टिकुलरली हम इंस्पिरेशन करते हैं इस तरीके से, आपका जो डायफ्राग्राम है, इसे भी सेपरेटली भी पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं आपका डायफ्राम डिसेंड होता है, मीन्स नीचे गया। अब जैसे ही ये डिसेंड होता है इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, क्योंकि डायफ्राम पर्टिकुलरली ऐसी मसल होती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी जो ऊपर है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट करती है। जैसे ही हमने इंस्पिरेशन किया डायफ्राम इस तरीके से नीचे जाएगा। अब नीचे गया तो थोरेसिक कैविटी तो बड़ी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे एब्डोमिनल कैविटी में हम देखेंगे ना तो प्रेशर इंक्रीज होता है, मीन्स इंक्रीज प्रेशर इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या है, जहां पर आपका एब्डोमेन प्रेजेंट है। अब क्योंकि वहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जहां वहां की जो वेन है आपकी एब्डोमिनल वेन, वो भी क्या होने लगी, कंप्रेस होने लगेंगी। सो कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल वेन, और वो जैसे ही कंप्रेस होंगी, सिंपल सी बात है, एक ट्यूब रहती है ना, मान लो पेप्सी, सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा, वो वाली पेप्सी जो आती ना पॉलीथिन में 2 रुपए की 1 रुपए की, हम लोग तो छोटे हैं भाई वही पिए हैं, है ना। आजकल शहर के लोग तो बच्चे भी जाते हैं तो 50-100 से कम का नहीं लेते। तो वो वाली पेप्सी जिसने भी पी है 2 रुपए की, जो वो पॉलीथिन में आती है, उसमें क्या रहता है, जब बर्फ ना जमी हो, अब आप मान लो उसको ऊपर से आपने खोला और उसको कभी कंप्रेस करना, आप दबाना, देखना पूरी पेप्सी ऊपर से निकल जाएगी। सेम पैटर्न यहाँ पर होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में इंक्रीज हुआ है, कंप्रेशन ऑफ वेन्स होगा और आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज, मींस वीनस रिटर्न इंक्रीज तो कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो दूसरा फैक्टर रहेगा जो वीनस रिटर्न को अफेक्ट करेगा, दैट इज मस्कुलर एक्टिविटी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी कैसे इंक्रीज करेगा, वीनस रिटर्न को, जो कि इन टर्न इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। लेकिन समझ लो है क्या मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्पेशली हम बात करें तो स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वहां पर उनके बीच में जो वेन्स प्रेजेंट है वो फिर से कंप्रेस हो जाती हैं, और फिर से आपका जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट में इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ब्लड जो है ना हार्ट में ज़्यादा जाएगा। लेकिन अब एक डाउट आएगा कि भैया यहाँ पर भी हमने देखा कि एब्डोमिनल में जब वेन्स कंप्रेस हुई तब भी जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा। यहाँ पर भी जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और वेन्स कंप्रेस हो रही हैं तो हार्ट में वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा। हार्ट तो जबकि ऊपर है, ऐसा होना चाहिए कि ब्लड नीचे जाए, भाई नीचे तो जा दीजिए कि हमने कोई चीज़ कंप्रेस की नीचे चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये हमारी अगर वेन्स है,
इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से बॉल्व, इस तरीके से यहाँ पर बॉल्व्स। और यही डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन्स में स्ट्रक्चरली। आर्टरी में कोई भी बॉल्व नहीं होता, क्योंकि आर्टरी में क्या देखो ना, आयोटा से हमने देखा ब्लड ऊपर से नीचे ही पंप करना है, जो थोड़ा बहुत ऊपर करना है तो हार्ट खुद पंप करना है, चला जाएगा। लेकिन नीचे से सोचो, हमारे पैर से ब्लड हार्ट तक पहुंच रहा, कैसे जाता है? बाय दी हेल्प ऑफ बॉल्व, इस तरीके से। मीन्स ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये वाला बॉल्व क्लोज हो जाएगा, दूसरा ओपन, तीसरा ओपन, इस तरीके से ब्लड जाता है। तो जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मान लो यहाँ पर मसल प्रेजेंट है, आपके जो ये वेन्स है वो कंप्रेस हुई, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक सीक्वेंस से सिस्टम चलता है, एक बॉल्व ओपन होगा, फिर ओपन ओपन क्लोज, नीचे से क्लोज होते जाते हैं, ऊपर के ओपन होते जाते हैं, और यहाँ पर आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज सिंपैथेटिक टोन। और सिंपैथेटिक टोन, पैरासिम्पैथेटिक टोन, इसके पर्टिकुलरली बाद ये जो लेक्चर है ना कार्डियक आउटपुट, इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट रेट। उसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपैथेटिक टोन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक टोन क्या है, और पर्टिकुलरली सिंपैथेटिक टोन को ना हम वैसोमोटर टोन भी कहते हैं, और ये कॉज करती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्यूल्स या फिर वेन्स। अब कंस्ट्रिक्शन क्या, मान लो यही वेन है, कंस्ट्रिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है इस तरीके से कंप्रेस हो जाना। ये देखो, ये हो गया कंस्ट्रिक्शन, ये नॉर्मल डायमीटर था, ये नॉर्मल डायमीटर था, यहाँ पर एक चिपट गई ना, एक टाइप से कंप्रेस हो गई, इस चीज को बोला जाता है कंस्ट्रिक्शन। और फिर से मैंने बताया कि आप एक पेप्सी होती है ना, उसको कंस्ट्रिक्ट कर दो, दबा दो, वीनस रिटर्न फिर से इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हम जो कूद रहे हैं ऊपर क्यों नहीं जा रहे, पत्थर फेंक रहे हैं नीचे क्यों आ रहा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अर्थ का ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तभी तो हम कूद नहीं पा रहे, नीचे आ रहे हैं। सेम एस अगर कोई भी पर्सन बहुत देर तक खड़ा रहता है इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जो ग्रेविटी है वो हमारे ब्लड को भी ना नीचे खींचती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स पुलिंग ऑफ ब्लड इनटू द लेग, और इस चीज को बोला जाता है वीनस पुलिंग, कि ब्लड को नीचे खींच रही है आपकी ग्रेविटी। अब ब्लड को अगर नीचे खींचेगी तो सिंपल सी बात है, ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, मीन्स डिक्रीज इन वीनस रिटर्न होगा, और अगर वीनस रिटर्न में डिक्रीज है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो वीनस रिटर्न है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इसे खुद बहुत सारे फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा रेस्पिरेटरी पंप, मस्क्यूलर पंप, सिंपैथेटिक टोन, ये वीनस रिटर्न को इंक्रीज करती हैं तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। बस जो ग्रेविटी वाला ये फैक्टर है ये वीनस रिटर्न को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ कार्डियक आउटपुट दैट इज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्चुअल में ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसे मैंने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है ना, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मसल फिजियोलॉजी करके जो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट दी है, उसमें इसको बहुत ही डिटेल में कवर करवाया है कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो खुद इसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग बहुत डिटेल में इस चीज़ को देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जनरली हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आया है। तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। और इसी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में आता है हमारा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। थोड़ा सा ही बताऊंगा, डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप लोग देख लेना क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है वो क्या कहता है कि आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। इसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रीलोड होता है ये होता है मोर बेनिफिशियल, मीन्स प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। मीन्स अगर प्रीलोड इंक्रीज होगा तो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें आफ्टर लोड की, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स अगर आपका आफ्टर लोड इंक्रीज होता है तब क्या होगा, जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा,
और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही डिक्रीज होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। जनरली ये है, अभी समझने के लिए बाकी डिटेल में आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं कि आफ्टर लोड क्या है, प्री लोड क्या है, इनके सारे एग्जाम्पल्स भी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज हार्ट रेट। मैंने बता दिया ना, द रेट बाय विच द हार्ट बीट, और नेक्स्ट टॉपिक हमें यही कवर करना है। अभी के लिए समझ लो कि ऐसी रेट जिससे हमारा हार्ट धड़कता है ना, धक 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 72 पर मिनट। अब देखो अगर मॉडरेट इसमें चेंज है, मॉडरेट का मतलब थोड़ा बहुत अगर हार्ट रेट में चेंज होता है, बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो कंस्टेंट है, तब कार्डियक आउटपुट में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने नहीं मिलता। लेकिन अगर हार्ट रेट थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपकी हार्ट रेट में इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज, और अगर आपकी हार्ट रेट डिक्रीज होती है, मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, सो भी आपका जो कार्डियक आउटपुट है इट ऑल्सो डिक्रीज। इसके बाद ये जो 3 फैक्टर थे ना, सबसे पहले हमने देखा वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट, ये तीनों थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जब भी इंक्रीज हो रहे थे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा था, और जब भी ये डिक्रीज हो रहे थे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा था। जो फोर्थ फैक्टर है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो समझाता हूँ भी इसको कैसे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो भी आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल हैं उनमें क्या होगा, हमने देखा ब्लड का फ्लो हो रहा, मीन्स इस तरीके से यहाँ पर था हमारा ये हार्ट, इसने पंप किया ब्लड को, इस तरीके से है ब्लड वेसल। अब जब यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा, इस ब्लड फ्लो को जो चीज ऑपोज करे, इसको रेजिस्ट करे, उसी को तो हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात, यहाँ से हम पंप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ है ब्लड को रोक रही, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब अगर ये चीज़ ज़्यादा मान लो फोर्स बढ़ गया तो हम तो पंप ही नहीं कर पाएंगे, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स जब भी आपका रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, आप रुकावट बोल सकते हो, रुकावट जैसे ही ज़्यादा होगी आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और अगर ये रुकावट एक टाइप से आप बोल सकते हो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे ही ये कम होगा आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, कोई चीज़ रोक नहीं रही है, सीधे जल्दी जल्दी पंप कर देगा ब्लड को। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। When it increase cardiac output decrease, और when it decrease cardiac output increase। तो ये था हमारा कार्डियक आउटपुट, साथ ही साथ इसके फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 और 15 मार्क्स में यूजुअली इसके है ना, आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।